You'll go, 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 go. तो गाइस आज का टॉपिक है हमारा वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्सेस ग्रेविटेशन। यानी कि आज हम इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं। इनमें क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं एंड क्या डिफरेंसेस होते हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बात करूं तो हम देख चुके हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो आपका बराबर होता है स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, कूलम्स लॉ वाले लेक्चर में हम इसे डिस्कस कर चुके हैं। जो के होता है आपका ये एक कांस्टेंट है और यहाँ पे हम चार्ज के साथ डील करते हैं, इतनी बात आपको पता है। ग्रेविटेशन के लिए अगर मैं बात करूँ तो ग्रेविटेशन के लिए होता है ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम चार्ज के साथ डील करते हैं तो ग्रेविटेशन में हम मास के साथ डील करेंगे। क्या बात क्लियर है? ग्रेविटेशन में हम मास के साथ डील करते हैं। अच्छा, अगर मैं ध्यान दूँ इधर तो आप देख सकते हो यहाँ पे फोर्स है, ये भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ये इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। कॉमन क्या दिख रहा है इसमें? आप ये देख पा रहे हो इधर एफ जो है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के। ठीक है, सिमिलरली आप इधर भी देख सकते हो जो फोर्स है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के, है ना। तो ये चीज़ इनमें कॉमन है, यानी कि जो एफ है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, है ना। और इसी रिलेशन को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो चाहे ग्रेविटेशन, दोनों जो हैं इलेक्ट्रिक फोर्स एज वेल एज ग्रेविटेशनल फोर्स आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। यानी कि जो फोर्स है आपका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है सेपरेशन के। क्या बात नहीं समझ में आ रही है? अच्छा, अब मैं बात करूं अगर इनवर्स स्क्वायर लॉ के कॉन्सेप्ट की, तो ये एक्चुअली क्या है देखो। ये है फोर्स, ठीक है, और ये है सेपरेशन आर। और कहानी कुछ इस तरीके की होती है, मतलब जैसे जैसे आप सेपरेशन को इंक्रीज करोगे फोर्स आपका उतनी तेज़ी से डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ये मतलब है इसका कि जैसे जैसे आप सेपरेशन को इंक्रीज कर दोगे फोर्स आपका उतनी तेज़ी से ही डिक्रीज करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये दो चार्जेस रखे हैं, ठीक है, ये प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना आर, ये सेपरेशन जिसको हम कह रहे हैं वो 1 मीटर है। ठीक है, ये आपका आर है 1 मीटर का। अच्छा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा सेपरेशन को अगर इंक्रीज कर दूँ, ठीक है, एक्स्ट्रा 1 मीटर और हम इसमें जोड़ दें, है ना, तो ये कितना हो गया टोटल? 2 मीटर हो गया, है ना। तो अगर आपने आर की वैल्यू 2 यानी कि जो आपका सेपरेशन है वो 2 है, तो एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। आर की वैल्यू आपने 2 रखी यानी कि हो गया 4 टाइम्स, है ना। तो ये जो है आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो यानी कि जो फोर्स है आपकी वो 4 गुना कम हो जाएगी। समझ रहे हो? जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके सेपरेशन के, तो अगर सेपरेशन 4 हो गई आपकी तो फोर्स आपकी 4 गुना कम हो गई ना, है ना। अच्छा, और अगर मैं इसी को अगर 3 टाइम्स कर दूं, ठीक है, यानी कि 9 गुना, तो फोर्स आपकी जो है 1/9 यानी कि 9 गुना कम हो जाएगी। क्या बात इतनी समझ में आ रही है ना। और इसी केस में अगर हम इस फोर्स को सेपरेशन को हाफ कर दें, ठीक है, हाफ हमने कर दिया, तो क्या होगा, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो फोर्स 4 टाइम्स हो गई। ठीक है, यहाँ पे कम हो रही थी बट इस केस में हाफ के केस में 4 टाइम्स हो गई। क्या बात इतनी आपको क्लियर है? तो यही है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ एक्चुअली, कि जितना आप सेपरेशन को बढ़ाओगे उतनी तेज़ी से आपका फोर्स जो है डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो हमारा क्या पॉइंट हो गया कि बोथ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। दूसरा, ये ऐड करते हैं अलोंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ बॉडीज। जैसे अभी हमने कूलम्स लॉ के लिए देखा था, है ना, और यहाँ पे हम चार्ज की चर्चा कर रहे थे, है ना। तो आप देख रहे हो
है ना, सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है ये, है ना, एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ठीक है। तो यही कहानी आपकी ग्रेविटेशन में भी लगती है, मास के लिए भी, ठीक है। मास में भी सिमिलर आपकी जो है यही कहानी अप्लाई होती है, ठीक है। सो दे बोथ एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ बॉडीज। अच्छा, अब यदि हम इनके डिफरेंस की बात करें, ऊपर वाली तो हो गई सिमिलैरिटीज, है ना, ये थी आपकी सिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटी, ओके। अब मैं डिफरेंस की बात करूं, है ना, तो देखो जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है आपकी Fe जो होती है ना, ये मीडियम पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ठीक, ये मीडियम पे डिपेंड करेगी। अच्छा, और ये जो है आपकी, ये रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है, ठीक, रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। वेयर एज अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करता हूँ तो ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ठीक है, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ओके। और ये हमेशा अट्रैक्टिव होगी, ठीक है, अट्रैक्ट। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो रिपल्सिव भी हो सकती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और मीडियम पे डिपेंड करती है। वहीं पे अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो वो मीडियम पे डिपेंड नहीं कर रहा और हमेशा जो है आपका अट्रैक्टिव ही होता है, ठीक है, यहाँ रिपल्सिव नहीं होता, अट्रैक्टिव होता है, ओके। एक और छोटी सी बात यहाँ पे कवर कर लेते हैं, जो स्मॉल के है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। और कैपिटल जी, जिसको हम यूनिवर्सल कांस्टेंट भी कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक सी चीज़ें, इनमें क्या सिमिलैरिटी होती है, क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। वैसे तो और भी होते हैं, सिमिलैरिटीज़ की हम बात करें तो और भी आपको मिल जाएंगी, पर जो मेन इसके जो पॉइंट ऑफ व्यू से जो देखा जाए, जो मेन है वो मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो इतना ही काम है अभी आपका, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देख लो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो सिमिलैरिटीज़ में तो और भी हैं कि आपकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। तो और भी आपको मिल जाएंगे सिमिलैरिटीज़, बट यहाँ पे जो मेन थी वो मैंने यहाँ पे आपको कवर करा दी है। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, बहुत ही ईजी सा है। फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स प्लेस्ड एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट। अच्छा, ठीक है, फोर्स एंड ग्रेविटेशन बिटवीन टू प्रोटॉन्स लिखा है, ठीक है। तो एक ये प्रोटॉन है, एक ये प्रोटॉन है, ठीक, इनके बीच की सेपरेशन हमने कर दी आर, है ना। अब ध्यान से देखना, हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है आपका, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो क्या होता है, स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। और अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो क्या होता है, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे तो चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, पर यहाँ तो मास के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है। तो मास की बात हो रही है ना, तो हमें मास ऑफ प्रोटॉन की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, है ना। और हम पढ़ चुके हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में, मैंने डिस्कस किया था, मास ऑफ प्रोटॉन के बारे में भी चर्चा हुई थी। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है आपका, वो होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kgs, ठीक है, ये आपका मास ऑफ प्रोटॉन। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करें, क्योंकि हमें चार्ज की भी रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, तो वो होता है आपका +E, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्या बात इतनी क्लियर है ना। तो चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट करते हैं, है ना, और रेशियो फाइंड करते हैं। तो रेशियो बोल रहा है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का, ठीक है। तो Fe अपॉन Fg कर दीजिए, है ना। तो स्मॉल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर एंड R स्क्वायर विल गेट कैंसिल्ड, है ना। तो ये क्या बचा, के Q1 Q2 अपॉन G M1 M2, ठीक। अब आप क्या करेंगे, के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होती है। तो 9 × 10⁻9 आपने पुट किया, ठीक है। चार्ज कितना होता है प्रोटॉन का, 1.6 × 10⁻⁻19, ठीक है, प्लस का।
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना, क्योंकि दोनों प्रोटॉन है तो इसीलिए हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, दोनों ही प्रोटॉन है तो सेम चार्ज रहेगा तो इसीलिए स्क्वायर कर दिया, ठीक है, अपॉन कैपिटल जी, है ना, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 इंटू मास है ना, तो इसीलिए हम मास ऑफ प्रोटॉन लिख रहे हैं 10⁻27 भाई दोनों प्रोटॉन है तो इधर भी स्क्वायर, है ना, ठीक है। तो इसको जब आप प्रॉपरली सॉल्व करने बैठेंगे ना तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अराउंड सी अपॉन जी, लगभग आपको 1.238 इंटू 10⁻36 के अराउंड आपको जो है वैल्यू मिलेगी जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे। इसको इधर भेज दो तो ऐसे ही आपका हो गया 1.238 इंटू 10⁻36 FG, ठीक है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो आपका FE है यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा जो है लार्ज है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज़ मालूम पड़ी। देख लो एक बार फिर से इस न्यूमेरिकल को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो, ठीक है। यहाँ पे हमसे पूछा गया था फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। ये दो प्रोटॉन लिए एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है, आर। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल के लिए भी हम डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्योंकि प्रोटॉन की बात हो रही है तो यहाँ पे प्रोटॉन के चार्ज फॉर्म लेंगे और यहाँ पे मासेज हैं तो प्रोटॉन का मास भी लेना पड़ेगा। दोनों चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दी हैं, ठीक है। और हमने कुछ भी नहीं किया, हमें रेशियो निकालना था तो FE अपॉन FG किया, है ना, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और आपको क्या मिला कि Q1 Q2 अपॉन G M1 M2, है ना। सिंपली ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर दी और उसको फर्दर सॉल्व करने पर हमें ये मिला। इससे हमने क्या कंक्लूड किया कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वैसे जो एक्चुअल कहानी है वो यही है कि जहाँ मास आपका बहुत छोटा होगा ना, जैसे यहाँ पे हम प्रोटॉन के लिए देखते हैं तो जहाँ मास बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो वहाँ पे जो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स नेगलेक्ट हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट नेगलेक्ट हो जाता है। इसलिए इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।